17 करोड़ में 3.5 करोड़ बेरोजगार थे। रात भर नींद नहीं आई देश के प्रधानमंत्री जी को। 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ गरीब जनता हो, 5 किलो राशन बांटकर उनको गरीब और बनाने की बात कर रहे हो देश के प्रधानमंत्री जी। आप बताइए 5 किलो अनाज में 400 ग्राम रोज के हिसाब से कितने दिन खाएगा बताए। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, पोरबंदर बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, क्या नहीं बेचे। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आज आपको बता दें कि बांग्लादेश के जिस तरीके से आप हालात देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री वो भाग जाती हैं। चलिए अब आए हैं तो यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि बांग्लादेश की परिस्थिति हुई है, वहाँ के लोगों द्वारा वो भाग गए हैं, क्या कहना चाहेंगे। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है, उसमें 3.5 करोड़ के आसपास करीब 15-16% लोग मतलब उससे पीड़ित हैं, बेरोजगारी से पीड़ित हैं। वहाँ इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है तो भारत के लिए खतरा हो सकता है। नरेंद्र मोदी को उसके बारे में सोचना चाहिए कि जहाँ पर केवल जो है 10% ही लोग रोजगार से युक्त हैं, बाकी जो है 90% लोग बेरोजगार हैं, वो क्या स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है। और शेख हसीना को भारत से हटा देना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर कुछ बातें और बिगड़ सकती हैं। भारत की जनता नाराज हो सकती है। शेख हसीना को पुनः वापस कर दिया जाना चाहिए बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश के नागरिकों की वो अभियुक्त हैं, उन्होंने उनके हिसाब से नहीं किया। उसी प्रकार से भारत में भी, उत्तर प्रदेश में भी सरकारी कार्यों में जितने रिटायर्ड लोग हैं उनको पुनः एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, नए एम्प्लॉयमेंट दिए नहीं जा रहे हैं। जो नई पीढ़ी है उनको इसलिए नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जो है अनुभवी नहीं है। जो व्यक्ति 60 साल का रिटायर हो गया उसको हटाओ, नए को लाओ, तभी तो अनुभव प्राप्त होगा। नहीं तो आप 60 साल बाद फिर कहोगे कि जो अनुभवी नहीं है। तो देश की जनता अनुभवी कैसे होगी जब उन्हें कार्य दोगे। प्रैक्टिकल से होता है। आप उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाहते हैं, आप स्टेट में या कहीं भी चले जाए, जो सरकारी आदमी रिटायर हो रहा है उसको रीएम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। तो ये जो तरीका है बेरोजगारी का, बांग्लादेश इस और आपका श्रीलंका में भी कुछ महीने पहले हुआ था, तो श्रीलंका और बांग्लादेश ये दोनों साबित करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आप भी सतर्क हो जाइए, क्योंकि देश की जनता इन लोगों से प्रेरणा लेकर के आप खिलाफ कर सकती है। तो ऐसा ना हो, आप रोजगार पहल दीजिए, लोगों को रोजगार के साधन मुहैया कराइए और शेख हसीना को तत्काल रूप से भारत से बाहर भेजिए, क्योंकि वो शरणार्थी नहीं है। आप उन्हें बुलाया क्यों है। अच्छा, एक सवाल और है। जिस तरीके से वहाँ पे बच्चों ने कहा कि कोटा दिया जा रहा था, कितने प्रतिशत बच्चों की इसमें 30% मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि जो बड़े घराने के लोग हैं जिनको नौकरी मिल गई, आप उन्हीं को क्यों बार बार देना चाहते हैं। यही समस्या तो मैंने उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो लोग रिटायर सरकारी आदमी हो रहे हैं उनको फिर रीएम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, उनको पेंशन भी दी जा रही है और रीएम्प्लॉयमेंट का पैसा भी दिया जा रहा है। तो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो युवा और जो बेरोजगार लोग हैं वो खतरा आपके लिए बन सकते हैं। ये प्रेरणा ले सकते हैं वहां से, बांग्लादेश से, इसलिए तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। और कहीं भी मृतक आश्रित में भी किसी को नौकरी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मृतक आश्रित को ग्रेच्युटी मिलती है, उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, सब कुछ मिलता है। किसी के 4 बच्चे हैं, 1 बच्चे को नौकरी दो, 3 तो बेरोजगार होंगे ना। तो ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी नहीं दी जानी चाहिए, उसको अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जानी चाहिए, उसको मेरिट के आधार पर देनी चाहिए। मेरिट जब फॉर्म वैकेंसी से निकालिए, उसमें आवे तब दीजिए। आप परंपरागत तरीके से नौकरी देने की परंपरा न डालिए, और इसी वजह से बांग्लादेश में जो परंपरागत तरीके से नौकरी देने का प्रावधान बनाया गया। ठीक है, चलिए आपसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, बांग्लादेश से प्रधानमंत्री भाग जाती हैं और नौकरी की वजह से या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी की वजह से ये हालात होते, क्या कहेंगे। ऐसा नहीं है, अमूमन होता क्या कि 10-15 साल बाद जनता भी एक ही नेता से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपसेट हो जाती है कि चलो बदलाव भी करते हैं और कुछ कमियां भी रहती है सरकार में। मगर मुझको लगता है कि जिस तरीके से 15 साल तक देश को उन्होंने बाखूबी चलाया है शेख हसीना जी ने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी बड़ी गलती की थी कि जो इतनी बड़ी आवाम ने जो उनको भगाने का काम किया है। तो इसके पीछे का भी और राज समझना होगा कि किस सेना खुद से हथियाना चाहती थी सत्ता को या क्या है, ये तो मैं अभी नहीं जानता। आरक्षण वाली बात जहाँ 30% थी वहाँ 7% हो गई, और वो भी कोर्ट के आर्डर से, उनका तो कोई ऐसा था भी नहीं। और वो जनता को एक मैसेज देना चाहती थी वीडियो के जरिए, मगर वहाँ पर उसको उतना भी टाइम नहीं दिया गया। सेना ने दबाव बनाया कि आपके पास 45 मिनट है और आप निकल जाइए। मैं आपको बताता हूँ, आने वाले भविष्य में वही जनता, श्रीलंका के ये बांग्लादेश की जनता अगर अपना दोनों हाथों से मुंह ना पीटे तो मुझसे कहिएगा शेख हसीना ने 15 साल तक जिस तरीके से बांग्लादेश को चलाने का काम किया,
मैंने इतना शक्ति नेता मैंने कभी नहीं देखा इतना बढ़िया। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से उनके भाई नेचर को बहुत अच्छे से देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ। मेरा जो आप पर्सनल आकलन है वो ये कहता है, मेरा शिक्षण से कहता है मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और आज यही वजह है कि वो हिंदुस्तान में शरण ली है उन्होंने, और ऐसी जगह पे एयरबेस पे हमने शरण दी है जहाँ से उनको कोई खतरा ना बने। मगर दूसरे हिस्से में पहलू में देखूं तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए भी कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि वहाँ के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जिन्हें हमने निकाला है आप उन्हें शरण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉर्डर में सुरक्षा को लेकर भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए हमें ये लगता है कि जल्द से जल्द उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पे जिस देश में कैसी सेटिंग करके उन्हें वहाँ भेजा जाए, ताकि हमारे देश से जैसे कहता है ना बला टले। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे और बांग्लादेश के जो आज 15 साल से अच्छे संबंध बने हुए थे उनमें कहीं दरार पड़े। क्योंकि सेना ने जब अपने कब्जे में लिया है तो वहाँ की जो और क्षेत्रीय पार्टी हैं, मगर उसके साथ साथ एक नाम और भी आ रहा है तबलीगी जमात का, जो कि इंडिया की से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, उनके अगेंस्ट भी जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये डर भी हमारे दोनों देशों के बीच में बनेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा देर हिंदुस्तान के ज़मीन पर रुके और उन्हें बाइज्जत कहीं और अपना थोड़ा सा टाइम लेकर सुरक्षित जगह पे पहुंचाने का काम किया जाए। मगर मैं फिर कहूँगा, आज नहीं तो कल बांग्लादेश की जनता अगर अपने हाथों से अपना माथा ना पीटे तो आप मुझसे कहिए। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से परिस्थिति आपको देखने को मिल रही है, वहाँ से प्रधानमंत्री भाग चुकी हैं, फिर उसको शरणार्थी दिया गया, तो कैसा क्या कहना चाहेंगे वहाँ के लोगों से? और यहाँ पर शेख हसीना जी तानाशाह हो गई थी, वहाँ जो है गरीबी बेबसी लाचारी बढ़ रही थी, वहाँ के परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई थी, महंगाई बढ़ रही थी। आदमी के 10 रुपए की कमाई है तो 25 रुपया 50 रुपया खर्चे थे, यानी 150 रुपया खर्चे थे, तो वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और वहाँ 17 करोड़ में 3.5 करोड़ बेरोजगार थे। आपके देश में भी बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, गरीबी बेबसी बढ़ रही है। यहाँ के प्रधानमंत्री जी को भी रात में नींद नहीं आई। शेख हसीना जी जब से यहाँ आई हुई हैं और रात भर जागते रहे, करवट बदलते रहे कि हम भी तानाशाह हो गए थे। देखने गए थे क्या? हाँ, जनता कह रही थी, जनता जो है कही थी कि ये भी तानाशाह हो गए हैं, ये सुनते नहीं है। अब रातों रात नोटबंदी कर देते हैं, रातों रात ट्रेन बंद कर देते हैं, जो चाहते हैं वो कर देते हैं। तो आप तानाशाह हो गए थे। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। आपने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, वो तो किए नहीं। इसलिए ये भी शंका में है। रात भर नींद नहीं आई देश के प्रधानमंत्री जी को, कहीं भारत के हालत भी ना हो जाए। शेख हसीना सुनिए अभी, अरे पूछने दीजिए, नहीं पहले मेरी बात नहीं, मेरे कट जाएगा ना। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चटनी रोटी भी खा के लोग जी लेते हैं, यहाँ नमक प्याज रोटी भी खा के जी लेते हैं। यहाँ की जनता बड़ी संतोषी है। नहीं तो भारत में श्रीलंका से पहले ये नौबत आ गई होती कि प्रधानमंत्री जी को कुर्सी छोड़ के भागना पड़ता। अभी आप साथ में रहिए। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? रुकिए, यहीं पे रुकिए ना। ये जो मानवर बोल रहे हैं, ये मानवर जो बोल रहे हैं, जो अपने सरकार अपने देश के खिलाफ बोलते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाफ अगर जो बोलेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात बांग्लादेश की, तो हमारा देश 1947 का नहीं देश है, आज 21वीं सदी में जा रहा है और 2024 का देश है। चूंकि देश तरक्की पर है और मोदी जैसा नेतृत्व पूरे विश्व में डंके के चोट से कह रहा हूं कि मानवर ये जो बात कर रहे हैं, अगर चीन जैसे लोग आंख दिखाए तो उसका जवाब मिला। पाकिस्तान जैसे लोग अगर आंख दिखाए तो एयरबेस और स्ट्राइक करके उनको। ठीक है। हाँ, बताइए। जिस देश में 140 करोड़ जनता में 81 करोड़ गरीब जनता हो, 5 किलो राशन बांटकर उनको गरीब और बनाने की बात कर रहे हो देश के प्रधानमंत्री जी, वो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये लोग जैसे नहीं ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं, अंधभक्त होते हैं। हालात देखिए कि 140 करोड़ में 80 करोड़ गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, भुखमरी के शिकार हैं। तब न जो है इस तरह की बात आ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे आप कहीं अमेरिका से आकर के बैठे हुए हैं, आप बहुत बड़े विरासत को विरासत करा लिए हैं। आप गरीबी नहीं झेले हैं।
गरीबी उनसे पूछिए जिनके मकानों में 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता था। मोदी ने 80 करोड़ लोगों को भोजन दे करके लोगों को सुधारने का काम किया, गरीबी रेखा को ऊपर से ला करके अमीरी में ले जाने का काम किया। गरीबी रेखा को ऊपर से ला करके नीचे खींच दिया, बड़ी लाइन को छोटी लाइन बना दिया। लोग ये बात कर रहे हैं ना, ये खुद इनके परिवार के लोग लाइन लगा करके चावल लेते होंगे, लेकिन रोड पर आकर के भाषण देते हैं। देखिए, ये अंधभक्त है, क्या न कह जाए, ये व्यक्तिगत पे आ जाते हैं। हकीकत में मैं स्वयं अपने आप से बता रहा हूँ कि मैं कभी जो है न लेता हूँ न देता हूँ, साफ बात है। न मेरा कोई राशन कार्ड में नाम है न कुछ है। सच्चाई ये है, बड़े आदमी और छोटे आदमी की बात नहीं है, नैतिकता की बात है। सबसे जहाँ गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, तो विकास कहाँ से होगा? आप ये बताइए। जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री है तब देश है, प्रधानमंत्री से पहले जो है मोदी जी नहीं थे, क्या देश नहीं चल रहा था? तभी देश चल रहा था। ठीक है, एक-एक करके आपको मैं बता रहा हूँ कि 5 किलो अनाज अगर एक व्यक्ति को दिया जा रहा है, एक आदमी का भोजन 350 से लेकर 400 ग्राम पर डे का होता है, पर टाइम होता है। आप बताइए 5 किलो अनाज में 400 ग्राम रोज के हिसाब से कितने दिन खाएगा? बताए कोई कितना खाएगा? हाँ। पूर्ववर्ती सरकार से जरा आप हिसाब ले तो खुद डाटा आपको बता देगा कि जो कुछ नहीं मिलता था और 5 किलो मिल रहा है, और गरीबों से हिसाब लीजिए 3 बार सरकार पुनः वापस कर दिया। एक मिनट, जब हमारा देश आजाद हुआ तो यहाँ पर राजाओं का और जमींदारों की शासन था। जमीन किसी के पास नहीं थी, शायद इनके पिताजी के दादा के पास भी नहीं रही होगी। जब कांग्रेस आई तो उसने सबसे पहले जमींदारों की संपत्ति छीन करके, अमीरों की संपत्ति छीन करके, जहाँ जैसी उपलब्धता थी मिनिमम 2 बीघा 3 बीघा दिया, जिसमें कई कुंतल गेहूं पैदा करके ये लोग खाते रहे हैं। 5 किलो की जरूरत नहीं थी, कांग्रेस ने वो व्यवस्था करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो व्यवस्था करी थी, और उन्होंने 5 किलो अनाज देकर के 5 कुंतल अनाज पैदा करने के लिए 50 कुंतल अनाज पैदा करने की जमीन दी थी, जो आपके रोजगार का साधन था। जिस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, पोरबंदर बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, क्या नहीं बेचे? और बता रहे हैं बड़ा गुणगान गा रहे हैं। अरे कोई कल कारखाना खोले हो, कहीं रोजगार दिए हो, कोई विश्वविद्यालय बनाए, तब न होगा। 1 मिनट, मेरा सवाल आप जो कह रहे हैं बेच दिए, कांग्रेस की सरकार ने स्पेक्ट्रम घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उसने किया, फिर उसके बाद ये स्टाम्प घोटाला उसने किया, रसाल्ट घोटाला उसने किया, कोयला घोटाला उसने किया। भारत देश में ऐसी घोटाला कांग्रेस की सरकार ने किया, उससे सवाल ये नहीं करते, सिर्फ मोदी से सवाल करते। उन्होंने फ्री अनाज क्यों दे दिया? हाँ, बताइए फ्री अनाज क्यों? करके। हाँ, मैं 2G घोटाला की भी बात करूंगा, मैं कोल ब्लॉक की बात करूंगा। कोल ब्लॉक उन्हीं लोगों को दिया गया जो बिडर थे, बिड डाले थे, उन्हीं पूंजीपतियों को दिया गया। कांग्रेस ने कहा था कि 5 साल में आपको कोल ब्लॉक को खाली जितना बेच पाएंगे, नहीं तो 5 साल के बाद हम आपका कोल ब्लॉक वापस ले लेंगे, और आपको 5 साल का पैसा पूरा देना पड़ेगा पहले ही। इन्होंने क्या किया, 15 साल के लिए इस पर दे दिया उनको, और कहा हर साल बेचिए और पैसा दीजिए। यही काम है इनका, अपने पूंजीपतियों के लिए। 5 साल की चीज 15 साल पर आपने दे दिया। जो 5 साल का पैसा पहले लेना था उसको आपने कहा 15 साल में बेचिए और दीजिए, इस तरीके का। और आज तक अगर उन्हें घोटाला हुआ था कांग्रेस जमाने में, तो 11 साल से क्या कर रही है इनकी सरकार केंद्र की? एक को भी सजा नहीं दिला पाई, एक को भी घोटालेबाज साबित नहीं कर पाई, बल्कि कांग्रेस भाजपा की जरूर खुद ही अपने घोटाले खुलते गए हैं। ठीक है, बताइए। हाँ। इनका जो भी चरित्र है, विपक्ष का चरित्र मत जाइए, आगे बताइए। हाँ। विपक्ष का जो नेचर है, सिर्फ सरकार का विरोध करना, चाहे वो अच्छा करे उसके बाद भी विरोध करना। इन लोगों का, विपक्ष वालों का, जैसे अब लड़ते लड़ते थक गए, सरकार नहीं बना पाए, अब घुटने टेक करके सिर्फ सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं। अभी अभी घटना हुआ है, विपक्ष के द्वारा सुनियोजित ढंग से विधानसभा मुख्यमंत्री निवास के सामने, आवास के सामने आत्महत्या कराने की कोशिश की गई। ये विपक्ष ने किया है, ये विपक्ष वाले ही कर रहे हैं, ये विपक्ष ने किया रहे हैं, ये उसका करके भेज रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। ये विपक्ष ने किया, आप कैसे कह सकते हैं विपक्ष ने किया? सिक्योरिटी लगी है माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने, और सिक्योरिटी क्या कर रही थी, LIU क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, जिले के आपका अधिकारी क्या कर रहे थे, पुलिस अधिकारी क्या कर रहे थे, यही मुद्दा देखिए, इनकी लड़ाई तो होती रहेगी। हमारा सवाल था बांग्लादेश को लेकर के। बने रहे सुनो टाइम्स के साथ, कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।